हेलो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 ऑफ सीयूटी स्प्रिंट जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर यहाँ पे बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे 12 सीबीएसई के सिलेबस में से ओमिटेड थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, दैट इज एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसका जो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी था, जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया था, इतना बड़ा पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च किया था इन 1991, तो उसका जो इम्पैक्ट था, तभी जो इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, ये जो पूरा कंसेप्ट है कहीं ना कहीं हमारे सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड था, ओमिटेड था। बहुत सारे बच्चों ने जाहिर सी बात है इसको नहीं पढ़ा होगा, बट यहाँ पे अगर सीयूटी की बात करें तो यस, ये भी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट हमें जरूर करना है। तो आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे पूरे की पूरे चैप्टर में, वो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है आपका मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है। उसके बाद हम सेकेंड ब्रीफ क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि है फीचर्स। जाहिर सी बात है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। थर्ड जो है वो है इंपॉर्टेंस, या तो आप इसको सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कह सकते हो, फॉलोड बाय डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए है क्योंकि इसमें से खूब सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। उसके बाद वो पार्ट आता है जो हमने सीबीएसई में नहीं करा है, तो आपको बहुत ही फोकस के साथ करना है, क्योंकि एक आप पहली बार कर रहे हो, दूसरा ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में लाई थी, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही है, बिकॉज वो ऐसा स्टेज था जब इंडिया की इकोनॉमी जो है एक डाउनफॉल पे थी, गिर रही थी इंडिया की इकोनॉमी। 1991 में एनईपी पॉलिसी लाने के बाद, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के बाद, इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ग्रो होने लगी, वो यहाँ पे राइज होने लगी, और उसके कारण इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, इकोनॉमिक ग्रोथ आया। और तब से लेके अभी तक देखो भाई इंडिया कौन सी पोजीशन पे पहुंच चुका है, और इसीलिए ये पॉलिसी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, चाहे कंट्री के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। मैं जब भी कहती हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट, देखिए बेटा, इसको आपको यहाँ पे दो पार्ट्स में पढ़ना है। मैं अगर कहती हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट तो यहाँ पे दो शब्द है, एक तो है आपका यहाँ पे बिजनेस और दूसरा कौन सा है, तो यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट। बेटा जब भी मैं एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, हम सभी को पता है तो एनवायरनमेंट क्या होता है, तो जो भी हमारी सराउंडिंग्स होती है, जैसे अगर हम ह्यूमन के सराउंडिंग्स की बात करें, हमारे आजू बाजू जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, चाहे वो पेड़ है, पानी है, मिट्टी है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, उसके अलावा कुछ मैनमेड एनवायरनमेंट है जैसे बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सराउंड करती है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। वैसे ही अगर एक बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस को सराउंड करते हैं, और उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे जरूर होता है। एक बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपके सामने सेम आपके जो बिजनेस है, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसी की दुकान आपके सामने खुल गई। मतलब मान के चलिए कि आप मोबाइल फोन्स बेच रहे हो, आपके सामने और एक दुकान खुल गई जो यहाँ पे मोबाइल फोन्स बेच रहा है, तो वो कौन हो गया, आपका कॉम्पिटिटर। क्योंकि आप दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका जो कस्टमर बेस होगा वो सेम हो जाएगा। अब हो सकता है पहले जो कस्टमर आपकी दुकान पे आता था अब उसकी दुकान पे चला जाए, तो ये फैक्टर आपके बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा। हो सकता है आपके सेल्स कम हो सकता है कि आपके दुकान में कस्टमर्स आना डिक्रीज हो जाए। तो इस केस में ऐसे फैक्टर्स हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट करते हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं होंगे, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो प्लास्टिक आइटम्स है उसको यहाँ पे लास्ट ईयर जो है करीबन एक जून जुलाई में बैन कर दिया,
ठीक है। अब प्लास्टिक आइटम जो है इसको जैसे ही बैन कर दिया, ऐसे कंपनीज या ऐसे बिजनेसेस जो यहाँ पे ये प्लास्टिक आइटम्स का रिप्लेसमेंट, जैसे जो रिसाइकल पेपर होता है, ठीक है, या तो रिसाइकल कार्डबोर्ड होता है, या तो जूट बैग्स होते हैं, ये चीजें बनाती थी, उनका तो बिजनेस बढ़ गया। अब देखिए Amazon है, मिंत्रा है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने पैकेजेस प्लास्टिक के पैकेट में डाल के देते थे। अब वही लोग उसको ब्राउन पेपर में रैप करके देते हैं। ये तो ब्राउन पेपर बनाने वाले की तो निकल पड़ी ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमेशा हमें ये नहीं सोचना है कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है वो नेगेटिव ही होता है, बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इम्पैक्ट या असर आपके बिजनेस पे जरूर होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स, सारे फोर्सेस होते हैं जो कहीं ना कहीं आप बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, जो आपके बिजनेस के ऊपर असर करते हैं, बट बिकॉज ये फैक्टर्स एक्सटर्नल है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए बेटा, मेरी मशीनरी है, बिगड़ गई, उसको बदलना, रिप्लेस करना मेरे हाथ में। मेरा एम्प्लॉय है, काम नहीं करता है, ऑफिस नहीं आता है, उसको हटाना, ट्रांसफर करना, नया एम्प्लॉय लाना या उसको मोटिवेट करना मेरे हाथ में है। बट अगर नया कॉम्पिटिटर आया या नए गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई तो उसको रोकना या बदलना मेरे हाथ में नहीं है। और इसीलिए ये एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस है, हमारी कंट्रोल में नहीं है, बट फिर भी हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट या असर जरूर करेंगे। और इसीलिए इनको समझना, इनके इंपैक्ट को समझना अपने बिजनेस पे बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करती हूँ बेटा, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जैक्टली क्या है? वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूट्स जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है, बट उनका जो इंपैक्ट है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे जरूर होगा। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हम पे इंपैक्ट होगा। तो इनको समझना कि इनमें कब क्या चेंजेस आएंगे, समझना कि हमारे बिजनेस पे कितना इंपैक्ट होगा, और उस मुताबिक अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस डिसीजंस को बदलना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। और इसीलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं, कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया जाता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको यहाँ पे हम डिटेल में करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ब्रीफ क्वेश्चन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे जाते हैं, जो कि है फीचर्स, या तो आप इसको कह सकते हो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जब भी मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है कि इसमें सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है। देखिए बेटा, इंटरनल जो फैक्टर्स है ना, जो बिजनेस के अंदर है, वो बिजनेस के कंट्रोल में होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल बहुत ज्यादा गर्मी है। अब गर्मी है तो हमने चालू करा हुआ है एसी एकदम ऐसे 18-19 के टेम्परेचर पे। अब 18-19 का टेम्परेचर कर दिया तो एकदम ऐसा शिमला, मनाली, कश्मीर वाली फीलिंग आ गई। कहने का मतलब क्या कि वैसे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, वैसे तो टेम्परेचर यहाँ पे 40, 42, 43 डिग्री जा रहा है, बट मैं तो 18-19 के टेम्परेचर में रह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं घर के अंदर हूं और मैं घर के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकती हूँ कुछ हद तक। बट वही अगर मान के चलो कि मुझे बाहर जाना है, बाहर बहुत धूप है, तो मैं क्या यहाँ पे धूप को रोक सकती हूँ, बोल सकती हूँ ये थोड़ा आधा घंटा कम हो जाना? नहीं। देखिए बेटा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। उसको कम ज्यादा करना है, बदलना है, रोकना है, शुरू करना है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और वैसे ही होता है बिजनेस का एनवायरनमेंट, वो एक्सटर्नल टू द बिजनेस है। सारे फोर्सेस जो है, फैक्टर्स है, इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूट्स है, कॉम्पिटिटर्स है, ऐसे फैक्टर्स है जो बिजनेस के एक्सटर्नल में है और उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इनका जो इंपैक्ट है वो बिजनेस पे यहाँ पे होता है, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है यहाँ पे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखिए बेटा, कुछ ऐसे फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ उसी बिजनेस पे इंपैक्ट करते हैं। कुछ ऐसे फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं जो सारे बिजनेसेस पे इंपैक्ट करते हैं। उसके मुताबिक हम उसको स्पेसिफिक या तो जनरल फोर्सेस में क्लासिफाई करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जब भी कोविड-19 सिचुएशन आई थी, पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री की इकोनॉमी इससे डिस्टर्ब हुई थी।
अब कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेसेस पे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, जो उनके सेल्स डिक्रीज हुए, जो उनका प्रॉफिट कम हुआ, वो एक बिजनेस का नहीं, सारे बिजनेसेस के ऊपर इसका इंपैक्ट हुआ। इसको हम कहते हैं जनरल फोर्सेस। बेटा जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, कोई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो इसका जो असर होता है ना, एक बिजनेस, दो बिजनेस, एक एरिया के बिजनेसेस पे नहीं होता है, सारे बिजनेसेस पे इसका असर होता है। हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ किसी के ऊपर कम हुआ तो किसी के ऊपर ज्यादा, किसी को कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, किसी को कम नुकसान हुआ, बट नुकसान तो हुआ। तो इस केस में अगर मैं इन फोर्सेस की बात करूं जो सारे बिजनेसेस को इंपैक्ट करे, जिनका असर सारे बिजनेसेस पे हो, तो उसको हम कहते हैं जनरल फोर्सेस। बट वहीं अगर मैं स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करूं, तो मान के चलिए आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज है, अब आपकी कंपनी के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, यहाँ पे उन्होंने आंदोलन कर दिया, तो इस केस में आपकी कंपनी का प्रोडक्शन रुक गया। अब प्रोडक्शन रुक गया तो आपकी कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा है, बट क्या बाकी कंपनीज पे भी इसका इंपैक्ट होगा? क्या बाकी कंपनीज को भी नुकसान हो रहा है? नहीं। अब मेरे कंपनी में स्ट्राइक है तो मुझे नुकसान होगा, बाजू वाली कंपनी को क्या फर्क पड़ रहा है? तो इनको कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। देखिए, जो फोर्सेस जिनका इंपैक्ट एक बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस पे होता है, उनको स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। बट ऐसे फैक्टर्स जिनका जो असर है सारे बिजनेसेस पे हो सकता है, उसको यहां पे हम क्या कहते हैं? जनरल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या है? तो उसको हम कहते हैं इंटर रिलेशन या तो इंटर रिलेटेडनेस। राइट। इंटर रिलेशन क्या होता है? इंटर रिलेशन कहता है कि एक फैक्टर में चेंज आने से दूसरा फैक्टर भी इंपैक्ट होता है, मतलब सारे जो फैक्टर्स है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, मैंने कोविड-19 की बात छेड़ी तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जब भी कोविड-19 आया तो हमें इम्यूनिटी का महत्व असल में समझ में आया। क्या नहीं किया तभी, है ना? विटामिन सी के लिए नींबू निचोड़ के पिया, है ना? विटामिन सी की गोलियां खाई, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसे काढ़े पिए जो कभी सोचा भी नहीं था कि हम पिएंगे। सुबह हम ड्राई फ्रूट खाना है क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ेगी, चलो ठीक है, हमने ड्राई फ्रूट खाना शुरू किया। दो हमें कहीं ना कहीं मन ही मन में पता था कि इम्यूनिटी ऐसे 1, 2, 4 दिन में, 1 हफ्ता 10 दिन में नहीं बढ़ती है, बट फिर भी हमने कोशिश जरूर की। बट कहने का मतलब ये है कि उस समय में हमें इम्यूनिटी का जो इंपॉर्टेंस है वो रियलाइज हुआ। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में प्रोडक्ट्स जैसे विटामिन सी, ठीक है, ये काढ़े पीना, ये ड्राई फ्रूट्स खाना, ये इम्यूनिटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, इनकी डिमांड बढ़ी। तो कोविड-19 का इफेक्ट जो है यहाँ पे आपके फूड हैबिट्स में दिखाई देने लगा। सिमिलरली आज की तारीख में लोगों का जो काम है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से लोग जो पहले यहाँ पे ज्यादा शारीरिक काम करते थे, फिजिकल वर्क करते थे, वो अभी ज्यादा मेंटल वर्क हो गया है। ठीक है, हम एक जगह पे बैठ के कंप्यूटर्स और पीसी पे यहाँ पे काम करते हैं, ज्यादा फिजिकल एफर्ट, चीजें उठाना रखना, ये सारी काम हम नहीं करते। तो ऐसे केस में जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव आने की वजह से उसका इंपैक्ट हमारे हेल्थ पे होता है। तो उसकी वजह से मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे अभी आप देखोगे तो फूड प्रोडक्ट्स भी हेल्दी वाले अवेलेबल है। ठीक है, जैसे विराट कोहली कहते हैं ना, हमें नॉट फ्राइड बेक्ड है तो बेक्ड खा लो। ठीक है, फिर कोई कहता है फ्रूट जूस पी लो, कोई कहता है इसमें शक्कर नहीं है, कोई कहता है ये प्रोटीन बार है। कहने का मतलब क्या है कि चेंजेस आए एक व्यक्ति के लाइफस्टाइल में और उसका जो इंपैक्ट हुआ वो मार्केट के फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर हुआ। तो एक फैक्टर में चेंज आने से दूसरे फैक्टर्स में भी चेंज आता है, क्योंकि फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं देयर इज इंटर रिलेशन और इंटर रिलेटेडनेस इन द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फीचर क्या है? तो उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है,
अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसको आप यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कब यहाँ पे क्या कैसे होगा। तो जब मैं अनसर्टेनिटी की अगर बात करती हूँ तो देखो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। कब कौन से फैक्टर्स में क्या बदलाव आएगा इसको आप यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होना, तो कोई आपको बता के पॉलिसी चेंज नहीं करेगा। डिमोनेटाइजेशन आया तो क्या आपको बता के आया? कोविड आया तो क्या आपको बता के आया? कंट्री में रिसेशन आया तो क्या आपको बता के आया? सामने नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, क्या आपको बता के आएगा? कहने का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं उसको कोई भी बिजनेस एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं वर्ड एक्यूरेटली क्यों यूज कर रही हूं? क्योंकि कुछ ऐसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स आ चुकी है जैसे पेस्ले एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, जिनको इस्तेमाल करके आज के तारीख में बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके आने वाले चेंजेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। बट ये जब अंदाजा लगाते हो, जो प्रेडिक्शंस करते हो, वो 100% एक्यूरेट नहीं होते और इसीलिए अनसर्टेनिटी फिर भी रहती है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे चेंजेस आपने प्रेडिक्ट नहीं किए थे, फिर भी ये चेंजेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब क्या? तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। डायनामिक का मतलब क्या होता है? तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। देखिए बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स होते हैं दे आर डायनामिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि 1 साल में एक बार बदलेगा, 6 महीने में एक बार बदलेगा, 3 महीने में एक बार बदलेगा। इनमें चेंजेस कभी भी कहीं भी आ सकते हैं और इसीलिए इन चेंजेस को प्रेडिक्ट करना, इन चेंजेस के मुताबिक चलना, इन चेंजेस के मुताबिक बिजनेसेस को एडजस्ट करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें हमेशा समझना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्टडी है, जो स्कैनिंग है, कांस्टेंट हो। यहाँ पे कभी कभार कर दी, साल में एक बार कर दी, ऐसा ना हो। कांस्टेंटली बिजनेस एनवायरनमेंट और उनके चेंजिंग फैक्टर्स की स्कैनिंग हो, उनको हम चेक करें और उसके मुताबिक अपने बिजनेसेस को कांस्टेंटली यहाँ पे एडजस्ट करें। चाहे प्लान्स, पॉलिसीज, मैनेजमेंट, जिनमें भी चेंजेस लाने की जरूरत है उनको यहाँ पे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर्स है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस का हो, चाहे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट जैसे टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन ऑफ पीपल का हो, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल का हो, इनकम ऑफ पीपल का हो। इतने सारे फैक्टर्स है जहां पे चेंजेस आ सकता है और ये फैक्टर्स में चेंजेस आने से आपके बिजनेस पे इंपैक्ट तो जरूर करेगा। अब देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो चेंजेस कहां, कब, कैसे होंगे, इनको समझना मुश्किल है। अगर आपने समझ भी लिया, मतलब मैंने यहाँ पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग करा और मैंने ये अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया, स्कैनिंग करके मुझे पता चल गया कि चलो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ाने वाला है। ठीक है, मुझे पता चल गया गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाने वाला है, बट उसका मेरे बिजनेस पे क्या असर होगा, मेरे प्रॉफिट्स पे क्या असर होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा तो कितना कम होगा, ये समझना अगेन डिफिकल्ट है। तो एक पहले चेंजेस को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है और चेंजेस प्रेडिक्ट कर भी लिया तो उसका जो इंपैक्ट ऑन बिजनेस है वो यहाँ पे समझना मुश्किल है कि हमारे बिजनेस पे उसका एग्जैक्टली क्या कितना असर होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है और उनके चेंजेस और इंपैक्ट ऑन बिजनेस समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका यहाँ पे रिलेटिविटी। देखिए बेटा, रिलेटिविटी की अगर बात करूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो जगह टू जगह और उसका इंपैक्ट ऑन बिजनेस यहाँ पे चेंज हो सकता है। एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी जो है, ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली हमारे यहाँ पे त्योहार था अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया पे क्या होता है कि लोग जो है उसको बहुत ही ऑस्पिशियस डे मानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि उस दिन हम जो भी लाते हैं वो 10 गुना साल भर में होके मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उस दिन है ना लोग सोना खरीदने जाते हैं, गोल्ड खरीदने जाते हैं। अब जो गोल्ड ज्वेलर्स है इनके लिए ये बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग टेक्निक है, मौका नहीं छोड़ते। तो उस दिन बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें उनकी बिकती है, चाहे गोल्ड प्राइस बढ़ ही क्यों ना जाए।
ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो है सिर्फ इंडिया में होता है। मैं अगर वही कोई यूरोपियन कंट्री में चले जाऊं, यूएसए में चले जाऊं, मैं श्रीलंका में चले जाऊं, मैं साउथ अफ्रीका में चले जाऊं, तो यहां पे ये अक्षय तृतीया का त्योहार या यहां पे ये गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड तो नहीं होती। तो ये चेंजेस जो है ये सिर्फ इंडिया में इफेक्ट करता है बिजनेसेस को, बाकी पूरी दुनिया में गोल्ड बिजनेस को इफेक्ट नहीं करता है, राइट। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एरिया स्पेसिफिक उसके चेंजेस यहाँ पे इंपैक्ट करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं ये रिलेटिविटी यहाँ पे होती है, राइट। कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर, इनके जो फैक्टर्स है उनका जो इंपैक्ट है वो यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस, या तो आप इसको कह सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं अगर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक फर्म को हेल्प करता है कि वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सके और उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सके। सबसे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज और उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहां पे आपको बता देती हूँ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, तो कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर हमारे सामने है और उसका सबसे पहला अगर हम बेनिफिट ले पाए तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए अभी अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, ठीक है, व्हाट्सएप का एग्जांपल लेना तो बनता है क्योंकि हर बच्चा इससे रिलेट जरूर कर पाएगा। अभी अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप के बाद बहुत सारे ऐसे मैसेजिंग एप्लीकेशंस आ गए जिसमें सिमिलर या उससे ज्यादा फीचर्स भी थे, जैसे स्नैपचैट आ गया, हाइक आ गया और बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए। चलो स्नैपचैट तो अलग ही एरिया है, चलो मान लिया, पर यहाँ पे हाइक आया, ठीक है, उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिग्नल आया, टेलीग्राम है, तो ऐसे बहुत सारे और एप्लीकेशंस आ गए व्हाट्सएप के बाद जहां पे सिमिलर फीचर्स है, उनका सिमिलर पर्पस है कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, यहाँ पर अटैचमेंट शेयर कर सकते हो एंड सो ऑन। बट आज भी अगर सबके फोन की बात करें तो मोर देन 95% सेलफोन्स में आपको व्हाट्सएप मिलेगा। कितने फोन में आपको यहाँ पे टेलीग्राम सिग्नल वगैरह मिलेगा? हाँ, ये डिफरेंस है। तो जो भी कंपनी है, जो भी एक अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रैब करती है ना, उसको मैक्सिमम मार्केट शेयर मिलता है और इसीलिए उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। मैक्सिमम मार्केट शेयर या मैक्सिमम कस्टमर्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसी अपॉर्चुनिटी आपको बताती है। मैं अगर एक बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रही हूं, ठीक है, अब देखिए मुझे तो कॉन्स्टेंटली बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रही है, ये पता है क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, ये मुझे ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि उसके मुताबिक मुझे अपने बिजनेस में चेंजेस लाने हैं। अब मैं जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रही हूं, मुझे अगर पता है कि पर्टिकुलर एरिया में डिमांड है या एक पर्टिकुलर एरिया में चेंजेस आने वाले हैं। एक बेस्ट एग्जांपल आपको यहां पे देख सकते हैं, मान के चलिए कि मारुति या सुजुकी की कार्स की बात करें। आज भी अगर इन कार्स की डिमांड देखें इंडिया में तो सबसे ज्यादा है। अगर आप रोड पे जाओगे तो 10 कार चलती होगी तो उसमें से 5 या 6 सुजुकी या मारुति की होगी, राइट। क्यों? बिकॉज उन्होंने सबसे पहले इंडिया में जो मिडिल क्लास है उनके कार की नीड को आइडेंटिफाई किया और ऐसा एक रेंज ऑफ कार्स बनाया जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग यहाँ पे अफोर्ड कर सके और उनकी जो 4 व्हीलर्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी कर सके। सिमिलरली अगर आप बाइक्स में देखो तो होंडा, ठीक है, पहले वो हीरो होंडा था, उन्होंने यहाँ पे ये नीड को आइडेंटिफाई किया था और उस तरीके की बाइक्स बनाई थी जो ज्यादा माइलेज दे, जो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो यहाँ पे प्राइसिंग में हाई रेंज में ना हो एंड सो ऑन। तो ये अगर आप नीड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देख के पहले उसका मौके का फायदा उठाते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी कब, कहां, किधर, कैसे है ये आपको कौन बताएगा? तो स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताएगा। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत जरूरी है। उसमें जो अपॉर्चुनिटीज है उनको आइडेंटिफाई करके उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना बहुत जरूरी है। अब सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि जैसे वो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज बताता है, वो आने वाले खतरे के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी देता है। देखिए बेटा, एक चीज मैं आपको समझा दूं,
थ्रेट या तो खतरा, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप टाल नहीं सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, तो खतरे के बारे में अगर पहले से पता चल गया तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे अगर फ्लड आने वाला है, जैसे अगर यहाँ पे आज के दिन बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है जिसके कारण कहीं पानी भर जाएगा, लोग अटक जाएंगे, पहले से पता है तो जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपके रेस्क्यू फोर्सेस है, वो पहले से तैयारी करते हैं, लोगों को वार्निंग देते हैं कि भाई समुद्र किनारे मत जाना, अगर इमरजेंसी नहीं है तो घर से बाहर मत निकालना, स्कूल को छुट्टी दे दी, कॉलेज को छुट्टी दे दी, जिससे होने वाला नुकसान, लोगों की जान को नुकसान कम से कम हो। तो यहाँ पे सेम चीज अप्लाई होती है। अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो अगर उनको पता है कि क्या आगे जाके होने वाला है, क्या कंपटीशन आने वाला है, तो वो उसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आज के तारीख में जो डीजल कार्स है, जो पेट्रोल कार्स है, उनको कहीं ना कहीं पता है कि जो ईवी व्हीकल्स है या तो जो सीएनजी कार्स है, उनसे उनको थ्रेट है, उनसे उनको खतरा है, उनकी जो डिमांड है बढ़ते जा रही है और कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की डिमांड जो है, पेट्रोल डीजल कार्स की डिमांड जो है वो इवेंचुअली रेड्यूस होते जाएगी। तो ऐसे केस में दे आर वेल प्रिपेयर्ड। जो ऐसे बिजनेसेस और कंपनीज थे जो पेट्रोल डीजल कार्स बनाते थे, आज वही ईवी व्हीकल्स भी बनाते हैं, राइट। जो पेट्रोल स्टेशन है जहां पे पेट्रोल फिल होता है, वहीं पे आज सीएनजी भी फिल होता है, राइट। तो यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं फॉर द कमिंग फ्यूचर, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन ऐसा होगा पेट्रोल डीजल कार्स कम चलने लगेगी और सीएनजी और ईवी कार ज्यादा चलने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट इज हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखिए बेटा, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट रिलेटेड रिसोर्सेज है वो कहाँ कब कैसे मिलेंगे, उनको इकट्ठा करना सो दैट हम फाइनल प्रोडक्ट बना सके, ये भी हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे मुझे पता है कि आज मुझे पेट्रोल और डीजल कार से खतरा है, तो मुझे ईवी व्हीकल्स और सीएनजी सपोर्ट व्हीकल्स यहाँ पे बनानी है। तो ईवी व्हीकल्स के लिए जो भी मुझे मशीनरी चाहिए, इंजन चाहिए, बैटरी चाहिए, वो सारी चीजें रिसोर्सेज में यहाँ पे इकट्ठा करके ईवी व्हीकल्स बना सकती हूँ। और जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो रिसोर्सेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाते हैं, इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, राइट। वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वो एक साल में एक बार चेंज होगा, 5 साल में एक बार चेंज होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एरिया ऐसे भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, जिनमें चेंजेस बहुत फास्ट आते हैं, बहुत क्विक टेक्नोलॉजीज आती है। अब जैसे आपने एक फोन लिया, 6 महीना 8 महीना हुआ, आपको लगेगा यार ये पुराना हो गया, नया मॉडल ज्यादा अच्छा है ना, नए फीचर्स है ना। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंजिंग है, बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग है। तो ऐसे केस में आपकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करके ये आने वाले चेंजेस के मुताबिक आप अपने बिजनेस को भी यहाँ पे एडजस्ट एंड अडेप्ट कर सकते हो। मुझे पता है कि चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं तैयारी करके अकॉर्डिंगली मेरे बिजनेस में भी चेंजेस ला सकती हूँ, मेरे प्लान्स एंड पॉलिसी में भी चेंजेस यहाँ पे ला सकती हूँ। जैसे अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बार बार जो है यहाँ पे वार्निंग्स इश्यू हो रही है हीट वेव की, कि यहाँ पे अबाउ नॉर्मल टेम्परेचर है। भाई जनवरी एंड से ही वार्निंग्स आना शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के ऐसे स्टेट्स और एरियाज थे जहां पे अबाउ नॉर्मल टेम्परेचर कई सालों बाद गया था, या साल में पहली बार गया था, राइट। तो बिजनेसेस को पहले से पता था कि यहाँ पे इस साल समर सीजन में टेम्परेचर राइज बहुत ज्यादा होने वाला है। तो उस केस में जो एसी मैन्युफैक्चरर्स है, जो कूलर्स बनाते हैं, जो एसी सर्विसिंग का काम करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, जो आइसक्रीम्स बनाते हैं, उनको अगर पहले से पता चल गया तो वो अपने प्रोडक्शन को उस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी होगी तो लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो वो पहले से सप्लाई बढ़ाने की तैयारी कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखिए बेटा, मुझे पता है कि क्या चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आने वाले हैं, तो उस मुताबिक मैं अपने बिजनेस प्लानिंग एंड पॉलिसीज को यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ, अडेप्ट यहाँ पे कर सकती हूँ। मैं जो भी प्लान्स बनाऊंगी, जो भी पॉलिसी चेंजेस करूंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट के मुताबिक करूंगी। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है, या मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। क्यों मैनेजमेंट डायनामिक था?
कि यही बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के मुताबिक मैनेजमेंट को भी अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज में चेंजेस लाने पड़ते हैं। मान के चलो कि मैंने एक प्लान बनाया, जो सिचुएशन तभी थी आज वो बदल गई, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई, अब मेरा प्लान यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, तो मुझे मेरे प्लान को यहाँ पे पहले से करना पड़ेगा। मुझे पता है गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन करने वाला है, मुझे पहले से पता था, बार बार गवर्नमेंट प्लास्टिक के यूज के ऊपर यहाँ पे कह रहा था कि प्लास्टिक यूज मत करो मत करो, तो पहले से मुझे अपने पैकेजिंग में चेंजेस लाने पड़े। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। यहां पे मैं अगर इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस की बात करूं तो जब भी मैं चेंजेस को बेटा पहले से प्रेडिक्ट कर लेती हूं, अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज को बदल पाती हूं, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाती हूं, अर्ली वार्निंग सिग्नल से मैं ये आने वाले खतरे के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो पाती हूं, तो ऐसे बिजनेस यहां पे सक्सेसफुल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर कोई भी बिजनेस है जो ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता, तो ऐसे बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई, सबके पास यहाँ पे स्कैन एंड पे है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। मैं कहती हूँ कि भाई मैं अपने बिजनेस में डिजिटल पेमेंट नहीं रखूंगी, रोकड़ा ही चलेगा मेरे बिजनेस में, कैश, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है मैं कंपटीशन सर्वाइव ना कर पाऊं क्योंकि मेरे जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास तो ये अवेलेबल है। आज मेजॉरिटी बिजनेसेस की बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एक्सपेंसिव आर्टिकल्स बेच रहे हैं, वो सारे बिजनेसेस यहाँ पे ईएमआई सिस्टम्स दे रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं मैं ईएमआई नहीं दूंगी, पूरा का पूरा पैसा मुझे एक साथ चाहिए, तो शायद मेरा बिजनेस ना चले। तो ये चेंजिंग नीड्स के मुताबिक, चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट के मुताबिक आपको अपने बिजनेस को अडेप्ट एंड एडजस्ट करना ही है। अगर आप नहीं करते या नहीं कर पाए तो आप शायद मार्केट में सर्वाइव ही ना करो, आपका बिजनेस यहाँ पे सक्सेसफुल ना बन पाए। और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को समझना, उसको अपने बिजनेस में अपनाना, उसके मुताबिक अपने बिजनेस की प्लानिंग, पॉलिसीज, मैनेजमेंट को एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं अगर डायमेंशंस की बात करूं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कौन से एरियाज है जिनमें चेंजेस आने से मेरे बिजनेस में इंपैक्ट होगा या मेरे बिजनेस पे यहाँ पे असर होगा। तो यहाँ पे ये जो डायमेंशंस है इसको आप 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, SLEPT, स्लेप्ट, इसका एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो आप देखोगे दैट इज योर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। जब भी मैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात करूं तो आपको याद रखना है, एनी चेंजेस इन द इकोनॉमिक फैक्टर्स और condition of a country is a part of economic environment। कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा फोर्स जो कंट्री की इकोनॉमी में बदलाव लाए, जो कंट्री इकोनॉमिक कंडीशन को इंपैक्ट करे, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान के चलिए आपकी कंट्री में आज के तारीख इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट्स है, सेविंग डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, उसमें इंटरेस्ट रेट तो लोग यहाँ पे ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे ज्यादा सेविंग्स कर रहे हैं, जिससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं। राइट, जो मनी फ्लो है उसमें चेंजेस आ रही है। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे कंट्री की इकोनॉमी बदलती है, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब बहुत सारे बच्चे जो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बच्चे पूछते हैं कि मैम डीमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा? बता देती हूँ,
अगर मुझे ऐसे पूछा जाता है कि डीमोनेटाइजेशन के कारण जो 500,000 रुपए की जो नोटबंदी हुई थी उसके कारण हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आए या कंट्री में बहुत सारे सेक्टर्स जो है उसमें डाउनफॉल आया, ये किसका एग्जाम्पल है? तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के कारण जो इकोनॉमिक कंडीशंस बदली, जो बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पे उतार आया, जो स्टॉक कंडीशन यहाँ पे चेंज हुई स्टॉक मार्केट की, हाँ वो इकोनॉमिक कंडीशन का या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अगर मुझे ऐसे पूछा जाता है कि डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी नवंबर में, वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये कह रही हूं कि डीमोनेटाइजेशन लाया था कौन? तो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की बात है तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो डीमोनेटाइजेशन सिर्फ बोलोगे तो इकोनॉमिक में भी आएगा, पॉलिटिकल में भी आएगा। अब आप कौन से सेंस में उसको देख रहे हो? पॉलिसी आई उसकी बात कर रहे हो, या पॉलिसी आने के बाद जो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया में चेंजेस आए उसकी बात कर रहे हो? तो आपको ये बहुत सही तरीके से स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट कौन से चेंजेस है, कौन से एरिया में चेंजेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री को इन्फ्लुएंस करता है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इंटरेस्ट रेट कह लो, सेविंग्स कह लो, इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री अब कह लो, जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन, डिप्रेशन है, ये सारी एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट। जब भी बेटा मैं सोशल एनवायरनमेंट की बात करूं तो सोशल एनवायरनमेंट आपके सोसाइटी के लोग, उनके जो भी टेस्ट है, प्रेफरेंस है, लाइफस्टाइल है, उनकी जो पसंद नापसंद है, उनका यहाँ पे जो रहन सहन है, जो उनका रिलीजन है, कास्ट है, कल्चर है, उससे रिलेटेड होता है। तो हमारे जो लोग हैं उनकी जो आदतें, पसंद नापसंद, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब आज के तारीख में मैं कहती हूँ कि लोग जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ यहाँ पे ज्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं, चाहे वो आपका पहनावा कह लो, चाहे वो आपकी पसंद कह लो, चाहे वो चॉइस ऑफ म्यूजिक एंड ऑफ मूवीज कह लो, सारा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते जा रहा है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। मैं कहती हूँ कि आज इंडिया में जो है ग्रोथ आ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोगों की लाइफस्टाइल यहाँ पे चेंज हो रही है। आज के तारीख में लोग घरों पे ज्यादा स्पेंड कर रही है, यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि वो कैब्स में ट्रैवल करें रादर देन ऑटो रिक्शा। तो यस, ये यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, राइट। तो कोई भी कास्ट, रिलीजन, अब मैं कहती हूँ कि भाई तीज त्योहार आता है, जैसे अभी ईद थी तो यहाँ पे जो मिठाइयाँ है उसकी डिमांड जाती है, जो एक्सपेंसिव यहाँ पे डिजाइनर क्लोथ्स है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यस, ये यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो कास्ट, रिलीजन, कल्चर, फेस्टिवल्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स ऑफ पीपल, इसकी बात आती है। तो यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो, कोई भी चीज जो आपकी गवर्नमेंट से यहाँ पे रिलेटेड है वो आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अगर गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी लाती है, जैसे गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई, जैसे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे नया टैक्स रिजिम अनाउंस किया, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है, स्वच्छ भारत अभियान है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, स्टार्टअप फंडिंग स्कीम है, गवर्नमेंट की लाई गई कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी यहाँ पे आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जनरली उस पे कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी इसका यहाँ पे नाम मेंशन होगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, यस दिस इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, एक तो आपका यहाँ पे गवर्नमेंट का इंक्लूजन, और दूसरा कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का नाम। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं लीगल एनवायरनमेंट की बात करूं तो हर एक कंट्री के कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लैंड। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लैंड। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कंपनीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है,
एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स है, कायदे कानून है जो इंडिया के लीगल सिस्टम को यहाँ पे चलाते हैं। तो ये जो भी कायदे कानून है, जो भी लीगल एक्ट्स है, रूल्स है एंड रेगुलेशंस है जो आपकी गवर्नमेंट ने फॉर्म किए गए हैं, उसको यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि मैम इसमें भी गवर्नमेंट है, इसमें भी गवर्नमेंट है। रुको, कायदे कानून जो है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड। जैसे एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स, तो ये सारे जो चीजें हैं वो लीगल एनवायरनमेंट में आता है। और इसके लिए एक लीगल लेजिस्लेचर है, एक कायदा है, एक कानून है, डिसाइडेड पेनल्टीज है कि अगर आपने कायदा तोड़ा तो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ये जो है कायदा नहीं है, पॉलिसीज है, प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट है जिससे हम देश में डेवलपमेंट ला सके। जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो ये यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के प्लान्स एंड पॉलिसीज है जिससे इंडिया में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ला सके। तो ये डिफरेंस है, भले दोनों में गवर्नमेंट का इंक्लूजन है बट मेन डिफरेंस आपका ये है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे आता है आपका टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। याद रखना, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जो काफी ज्यादा क्विकली यहाँ पे चेंज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रैपिडली चेंजिंग। क्या कहते हैं, रैपिडली चेंजिंग। तो यहाँ पे मैं अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करूं, कोई भी नई इन्वेंशन इन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जैसे कोई नई मशीनरी आई, कोई टेक्नोलॉजी। अभी देखिए यहाँ पे थंबप्रिंट रीडर के लिए, यूपीआई के लिए, थंबप्रिंट स्कैनर के लिए मशीन आ गया, ठीक है। अभी जो फोन है यहाँ पे फेस से अनलॉक होता है, आईज से अनलॉक होता है। तो ये सब क्या है, नई टेक्नोलॉजी है। ये जो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी आते हैं, ये चेंजेस या उसके बदले इन्वेंशंस इन टेक्नोलॉजी आते हैं, तो ये जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। चाहे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो, चाहे कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट होके आए, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो पहले जो टेलीविजन थे वो डब्बा टीवी हुआ करते थे, अभी वही एकदम फ्लैट स्क्रीन हो गया, ठीक है। पहले एलसीडी हो गया, फिर एलईडी हो गया, फिर क्यूएलईडी हो गया। तो ये जो चेंजेस है किसका एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पहले जो मोबाइल फोन्स हुआ करते थे ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, फिर वो मोबाइल फोन्स कलरफुल हो गए, फिर वही मोबाइल फोन्स टच स्क्रीन हो गए, अब वही मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स हो गए। ये किसका एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। पहले कंप्यूटर्स ये बड़े, एक कमरे जितना बड़ा हुआ करता था, आज वही कंप्यूटर हमारे 2 हाथों में समा जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। तो कोई भी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चाहे वो इन्वेंशंस हो, चाहे वो एडेड फीचर हो, चाहे वो अपग्रेडेशन हो, इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट चेंजिंग, रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। करती हूँ यहाँ पे जो डायमेंशंस है उसमें आपको क्लैरिटी मिली होगी। और जनरली एक जो कंफ्यूजन होता है, डिमोनेटाइजेशन किस में आता है, ये किस में आता है, तो उसका जो सोचने का पार्ट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये वो पार्ट आ जाता है जो हमने सीबीएसई में कवर नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल फोकस रखना है, 100% कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ना है, क्योंकि बेटा एलपीजी पॉलिसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए बेटा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया या इन इंडिया की यहाँ पे मैं अगर बात करूं, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी जो है किससे डिसाइड होती है, तो उस कंट्री का जीडीपी कितना है, उस कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, वेल्थ कितना है, ग्रोथ कितना है, डेवलपमेंट कितना है। आज मैं कहती हूं इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, बट चाइना इज ए डेवलप्ड कंट्री। कौन से फैक्टर्स पे, इन्हीं फैक्टर्स पे कि भाई इंडिया का जीडीपी चाइना से कम है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम चाइना से कम है, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से कम है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें कंट्री, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट यहां पे देखते हैं। और ये जो फैक्टर्स है बेटा, यहां पे अगर मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करूं,
जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है, जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री पे इंपैक्ट करता है। तो आप कौन सी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, उस कंट्री में बिजनेस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या रिसोर्सेज जो चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल है, कितने अवेलेबल है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर बिजनेस करने के लिए यहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल है, तो यस, उस कंट्री में बिजनेसेस होंगे, ज्यादा बिजनेसेस होंगे और वो कंट्री इकोनॉमिकली ज्यादा ग्रो एंड डेवलप करेगी। हमेशा से माना गया है बिजनेस जो है एक कंट्री की इकोनॉमी को आगे ले जाने वाला इंजन है। चुक 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 चुक, हाँ, ये सच बात है। तो इसीलिए हर एक कंट्री और उसकी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस हो। ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में फॉरेन कंपनीज को बुलाना, यहाँ पे एप्पल का सेंटर ओपन करवाना, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करवाना, ये क्यों किया? बिकॉज इन्हीं से हमारे देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो बिजनेसेस बहुत जरूरी होते हैं एक कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो एंड डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं अगर उसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करूं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इससे रिलेटेड होते हैं, एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा कंट्री का जो स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कहते हैं इंडिया जो है इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। कुछ ऐसे एरियाज है, बिजनेसेस है विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। कुछ ऐसे एरियाज और बिजनेसेस है विच इज ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे हर एक बिजनेस और हर एक सेक्टर में दोनों पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट की भी खुद की कंपनीज है, बैंक्स है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की भी खुद की कंपनीज है, बैंक्स है। एंड बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी में ये दोनों यहाँ पे बिजनेस कर रही है, इंडिया को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट ने जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाई है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रही तो ये पॉलिसीज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, बट ये तीन पॉलिसीज जो है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। जितनी अच्छी आपकी गवर्नमेंट की फिस्कल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, उतना बेटर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर हो सकता है, उतना बेहतर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग, जो इंडिया में हम 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, जो एनुअल बजट्स बनाते हैं, वो भी यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में हमें पता चलता है कि कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में हम कितना फंड्स अलोकेट कर रहे हैं, और जिन एरियाज और सेक्टर्स में गवर्नमेंट ज्यादा फंड्स अलोकेट करता है, ज्यादा पैसा डालता है, वो एरियाज यहाँ पे ऊपर आता है। अब गवर्नमेंट ने इस साल बोला, मान के चलो कि हम एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा पैसा डालेंगे तो एजुकेशन सेक्टर ऊपर आएगा। गवर्नमेंट ने बोला कि मैं हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा डालूंगा तो वो सेक्टर ऊपर आएगा। तो बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कौन से एरिया और सेक्टर में कितना गवर्नमेंट पैसा डालेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे वो सेक्टर यहाँ पे ग्रो होगा, डेवलप होगा, ऊपर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है? तो इकोनॉमिक इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होते हैं? तो ऐसे एरियाज या ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, या ऐसे इकोनॉमिक बैरोमीटर्स जिससे कंट्री कितनी ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है, इसका हमें अंदाजा लगता है। तो बहुत सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स है जिससे हमें कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जज कर सकते हैं। जैसे कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, या पर कैपिटा इनकम क्या है, कंट्री की जीएनपी कितना ग्रो हो रहा है, कंट्री का डिस्पोजल पर्सनल इनकम कितना है, कंट्री की रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्सपोर्ट्स हम कितना कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्या पोजीशन है, एंड सो ऑन। हम जो ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम के अलावा डिस्पोजल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम, डिस्पोजल इनकम, टैक्स रेट, सेविंग्स रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, ये सब जो हम पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ता है?
क्योंकि यही वो फैक्टर्स है जिससे कंट्री की ग्रोथ को यहां पे जज किया जा सकता है। मुझे कैसे पता कि इंडिया ग्रो कर रही है? हम कहते हैं कि इंडिया हर साल ग्रो कर रही है, हर साल डेवलप कर रही है, कैसे पता? तो हर साल इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे कंट्री ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, ये हमें पता चलता है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस है, ठीक है, जैसे इंडिया में कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, कितने बैंक्स है, बैंक्स में कितना सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे आप एक डेवलप कंट्री चले जाओगे, अगर आप सिंगापुर चले जाओ, अगर आप दुबई चले जाओ, यूएसए चले जाओ, अगर आप इन कंट्रीज में जाओगे ना, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड है। चाहे आप उनके रोड्स देखो, बिल्डिंग्स देखो, गवर्नमेंट ऑफिसेस देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखो, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, राइट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सिंबल होता है, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम ऑफ द बिजनेस भी होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना आप डेवलप करोगे, जितना बेटर होगा, उतना ही आपके कंट्री में जो बिजनेसेस है वो ज्यादा बेटर काम कर पाएंगे, ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। बट अब आते हैं थोड़ी सी पुरानी कहानी पे। कहानी है जब इंडिया को 1947 में यहां पे इंडिपेंडेंस मिला। इंडिपेंडेंस मिलने के पहले कई सालों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पे इंडिया पे किसी ने राज किया। अब जब ब्रिटिशर्स ने राज किया, आप सभी ने यहाँ पे जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पढ़ा ही है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे राज किया तो इंडिया के जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जैसे सर्विस सेक्टर है, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, ये सारे सेक्टर्स में यहां पे बिगाड़ के चले गए। फ्रीडम तो 1947 में इंडिया को मिल गया, बट फ्रीडम मिलने के बाद तभी जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही वीक थी, क्योंकि सारे रिसोर्सेस इंडिया के एक्सप्लॉइट किए गए थे, सारे रिसोर्सेस अपने देश में लेके जाके अपने देश का फायदा करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया को फ्रीडम मिला। फ्रीडम मिलने के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उन्होंने बहुत कोशिश की इंडिया को डेवलप करने की। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, डिफरेंट सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हर एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया, बट रिटर्न्स ही नहीं आए अच्छे खासे, पैसा खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, दूसरे से उधारी लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एक कंट्री से उधारी लिया, इन्वेस्टमेंट किया, वापस रिटर्न्स। अब सामने वाले कंट्री कुछ समय बोली कि भाई मेरा पैसा दो वापस ब्याज के साथ। मैंने बोला अब क्या करूं? तो मैंने यहां से लिया, इनको दिया। अब ये पैसा मांगने लगे, मैंने यहां से लिया, इनको दिया। तो ये चीजें ना हम करने लगे, इधर से लिया इधर दिया, इधर से इधर दिया, इधर से लिया इधर दिया। फंस गए एक जाल में जिसको कहते हैं डेट ट्रैप। कर्जे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, इससे ले रहे इसको दे रहे, इससे ले रहे इसको दे रहे, पैसा तो और नहीं कर पा रहे, बस इसकी टोपी उसके सर घुमाए जा रहे हैं। ऐसी नौबत आ गई थी इंडिया में कि हार्डली उतने पैसे बचे थे कि 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स कर सके। तब करे तो करे क्या? तब जाके 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी को यहां पे लाया गया था। तो इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इंडिया जो है मेनली सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे सर्वाइव कर रही थी, और ज्यादातर इंडिया में रूरल एरियाज थे। 70% आपका पॉपुलेशन यहां पे जो है सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करता था, 70%। ठीक है, 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो तभी रूरल एरिया विलेजेस में यहां पे रहता था, और प्रोडक्शन जो है इरैशनल रो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी पे हम चलते थे। कोई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई यहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं होता था, कोई ज्यादा आउटपुट नहीं होता था, काम ज्यादा, मेहनत ज्यादा, प्रोडक्शन कम, और सिर्फ एग्रीकल्चर पे सब सर्वाइव कर रहे थे।
सिर्फ एग्रीकल्चर पे। साथ ही साथ जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ऐसे डिजीजेस जो यहाँ पे छूने से फैलती है, वो बहुत ही ज्यादा थी और उसकी वजह से इंडिया में जो है बहुत ज्यादा डेथ रेशियो था, मोर्टेलिटी रेट था। कहीं ना कहीं ये सारी कंडीशंस मिलकर इंडिया की जो पोजीशन है वो यहाँ पे इकोनॉमिक पोजीशन को वीक कर रहा था। और मैंने जो आपको फाइनेंशियल कंडीशन बताई वो तो अलग, डेट ट्रैप में फंस चुके थे, हाथ में पैसा था नहीं, हार्डली उतना पैसा कि 2 हफ्ते तक का इंपोर्ट चलेगा। उसकी बात क्या, एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अब अगर कुछ नहीं किया वापस इंडिया की परिस्थिति बिगड़ जाएगी, वापस हम किसी के हाथ पे अपने देश को सौंप देंगे। तो एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की 1991 में, जुलाई 1991 इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको यहां पे याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी लॉन्च की थी? तो जुलाई 1991। इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोल सकते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल सकते हैं, एलपीजी पॉलिसी भी बोल सकता है। ठीक है, कुछ उसके फीचर्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है यहां पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग को यहां पे 6 तक रिड्यूस कर दिया था, इवेंचुअली उसको आई थिंक 3 कर दिया था। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात करूं तो पहले बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पे अगर आपको बिजनेस करना है तो लाइसेंस होना कंपल्सरी है। अब लाइसेंस निकालना है, गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, बहुत पेपर वर्क करना पड़ता था, बहुत समय लगता था। अब उसके कारण बहुत सारे बिजनेस कहते थे कौन ये झंझट में पड़ेगा लाइसेंस वाइसेंस के, मेरे को बिजनेस ही नहीं करना है। तो इवेंचुअली गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे एरिया जहां पे कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी हजार्डियस चीज नहीं यूज हो रही है, हम उससे लाइसेंसिंग हटाते हैं। तो लाइसेंसिंग को कम कर करके 6 कर दिया। एंड आई बिलीव आज बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज है जिसको यहाँ पे लाइसेंसिंग लगती है, जहां पे भी हजार्डियस केमिकल्स का यूज होता है, एरोस्पेस की बात करते हैं, टोबैको सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो यस वहां पे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप डिफेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो, यस वहां पे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहां पे खतरा इन्वॉल्व है। बाकी कोई भी बिजनेस में आज कंपल्सरी लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरिया से, सेक्टर्स से, इंडस्ट्री से जहां पे गवर्नमेंट का मोनोपोली यहां पे चलता था। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मोनोपोली की यहां पे बात करें तो चाहे बैंकिंग सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को हो, एयरलाइन सेक्टर को हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स से, टेलीकम्युनिकेशन, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जो है यहां पे बिजनेस करता था। इवेंचुअली इन सेक्टर्स के ग्रोथ के लिए बहुत एरियाज में जहां पे गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर पा रहा था, उन एरियाज की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इन सेक्टर्स से मोनोपोली हटा दी और प्राइवेट पार्टिसिपेशन इनवाइट किया कि आज अगर इंश्योरेंस, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो यस उसमें प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो यहां पे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। ये बेटा डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी चीज में पैसा डालना, लगाना इन्वेस्टमेंट है, तो कोई भी चीज से पैसा निकालना, खींच लेना, इसको हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बहुत ऐसे गवर्नमेंट के बिजनेसेस थे, यहाँ पे कंपनीज थी या एरियाज थे जहां पे गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा था। उनके जो बिजनेसेस है सिक यूनिट में कन्वर्ट हो रहे थे। सिक यूनिट का मतलब क्या? तो लॉस मेकिंग यूनिट। सालों साल लॉस में चल रहा था। अब आप बोलोगे मैम लॉस में चला कैसे रहे थे? तब देखो भाई, गवर्नमेंट का बिजनेस है, ठीक है, तो जो भी बजट होता था उससे उनको पॉकेट होते जाते थे, लॉस में भी वो बिजनेस चलाते रहता था। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि बाबा इतना लॉस में मैं बिजनेस कर रहा हूं तो यहाँ पे पैसे का नुकसान हो रहा है, तो इवेंचुअली गवर्नमेंट ने उन बिजनेसेस में डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, अपना पैसा वापस खींच लिया। मेजॉरिटी जो बिजनेसेस है कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी हैंड ओवर कर दिया, जैसे रिसेंटली एयर इंडिया के साथ किया। एयर इंडिया बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था, गवर्नमेंट उसको रन नहीं कर पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट खींच के वो बिजनेस किसी और को यहाँ पे सेल आउट कर दिया, बेसिकली यहाँ पे टाटास को सेल आउट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तो दैट इज पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल जो है उसको एक तरीके से यहाँ पे लिबरलाइज किया गया।
देखो बेटा, इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, कंपनीज की इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉरेन बिजनेसेस, कंपनीज, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स इंडिया में और ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, उसके लिए बहुत सारे सेक्टर्स में 100% तक का एफडीआई परमिट किया। ठीक है, ऑटोमेटिक परमिशन अभी जो है ग्रांट हो जाती है फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद द फॉरेन कंपनीज। अब मान के चलिए कि कोई बिजनेस है, उसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए एडवांस या एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मैं फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप करती हूं, उनकी टेक्नोलॉजी मैं यूज करूंगी, प्रोडक्शन मैं करूंगी। ऐसे कोई भी एग्रीमेंट्स या टाई अप्स होते हैं तो आज गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है, बहुत इजीली आप ये टाई अप्स कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ एक फॉरेन इन्वेस्ट प्रमोशन बोर्ड, आप इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सेटअप किया गया था सो दैट हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ला सके। ठीक है, जैसे मैंने कहा बेटा, कोई भी कंट्री में अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाना है तो उसके लिए कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसके बिजनेसेस का ग्रो होना जरूरी है, और बिजनेसेस ग्रो तब होंगे जब उनके पास पैसा होगा, राइट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जहां पे बाकी कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करे तो इंडिया का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और ये ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें और बिजनेसेस इंडिया में आए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बोर्ड को सेटअप किया जिनका काम वही था ऐसी पॉलिसीज बनाना, ऐसे एरियाज बनाना, ऐसे गवर्नमेंट चेंजेस लाना जिससे मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। ठीक है, आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे आपकी द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। देखो बेटा, मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में ये डिसाइड कर लिया था कि हम बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस, चाहे वो अपनी पॉलिसी हो, चाहे वो लाइसेंसिंग ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, इसमें हम लेकर आएंगे। बट ये जो चेंजेस है इनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम देना, छूट देना। देखिए बेटा, अगर आप बिजनेसेस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कायदे कानून बनाओगे, बहुत लंबे चौड़े ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस बनाओगे, रेड टेपिज्म करोगे, जिधर एक छोटे काम के लिए आपको 50 पेपर वर्क करना पड़ेगा, बिजनेसेस करना डिफिकल्ट होगा। और जितना डिफिकल्ट होगा बिजनेस करना, उतने बिजनेसेस कम होंगे। तो लिबरलाइजेशन के द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे, ये लाइसेंस चाहिए, ये पेपर वर्क चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस और लाइसेंसेस थे, उन सबको हटा दिया कि भाई बिजनेस करना जितना आसान होगा, उतने ज्यादा बिजनेसेस इंडिया में होंगे, उतना ज्यादा इंडिया एज अ कंट्री करेगा। लिबरलाइजेशन की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो की गई थी, सबसे पहले जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी उसको यहां पे हटाया गया था। ठीक है, आज के तारीख में सिर्फ 3 ऐसी इंडस्ट्रीज है या एरियाज है ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जिसमें लाइसेंसेस लगते हैं, बाकी कोई भी बिजनेस एरिया में आज लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं लगती। उसके बाद जो यहाँ पे स्केल ऑफ बिजनेस है कि भाई तुम कितना बड़ा या कितना छोटा बिजनेस करोगे। बेटा, पहले तो ना तुम कितना इंपोर्ट कर सकते हो, तुम कितना बिजनेस कर सकते हो, तुम्हारी कितनी प्रॉफिट हो सकता है, हर एक पे यहाँ पे गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन था। बट आज के तारीख में या 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी बड़ा बिजनेस करो, आप एक नहीं आप 100 फैक्ट्रीज खोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी फैक्ट्रीज ज्यादा खुलेगी उतना इंडिया का डेवलपमेंट भी होगा। अरे लोगों को नौकरी मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा, बिजली का बिल बढ़ेगा तो उनको पेमेंट मिलेगा, वाटर बिल को पेमेंट मिलेगा, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले को यहाँ पे काम मिलेगा, तो बिजनेस बढ़ेगा तो यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमी भी डेवलप होगी ना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ना कि इससे ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा फैक्ट्री नहीं हो सकता है, ऐसे जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। उसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे,
कि भाई यहाँ पे जो आपके गुड्स है इस स्टेट में नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गुड्स को विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। हाँ, सामने वाले कंट्री के अलग कायदे है, वो बोलता है कि हम इंडिया के गुड्स आने नहीं देते, तो वो अलग बात है। बट इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्या है, तो प्राइसेस ऑफ गुड्स भी आप खुद फिक्स कर सकते हो, बट इसमें एक्सेप्शनल है। वरना बच्चे बोलेंगे मैम एक टाइम तो हमको पढ़ाया गया था कि यहाँ पे फ्लोर प्राइस होता है, यहाँ पे प्राइस सीलिंग होता है। हाँ भाई होता है, राइट। कुछ ऐसे नेसेसरी प्रोडक्ट्स है जिसपे गवर्नमेंट की कैपिंग है, जिसमें गवर्नमेंट का मैक्सिमम लिमिट ऑन प्राइसिंग, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में मिनिमम लिमिट ऑफ प्राइसिंग है। बट बाकी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के जो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर करता है, या सर्विसेज की बात करें जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, तो इसमें गवर्नमेंट की कोई भी कैपिंग, कोई भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है। उसके अलावा जो टैक्स रेट्स थे, बिजनेसेस पे जो टैक्सेस चार्ज होते थे और अननेसेसरी कंट्रोल्स थे, उनको भी यहां पे हटाया गया। देखो बेटा, टैक्स जो है बिजनेस के लिए एक कॉस्ट होता है। मैं जो भी इनकम अर्न करती हूं उसमें से एक हिस्सा मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं टैक्स। टैक्स रेट जैसे कम होता है, बिजनेस को बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को और प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जितना इंडिया में बिजनेस करना जरूरी है, उतना ही इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स करना भी जरूरी है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हो, स्पेशली एक्सपोर्ट्स, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स को लेकर जो भी प्रोसीजर था, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश की। आज के तारीख में भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना के बराबर टैक्सेस चार्ज करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंकरेज करें कि वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स करें, राइट। साथ ही साथ जो फॉरेन कैपिटल है, या आप कह सकते हो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया में एंटर करे, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोसेसेस सिंपल बनाए। ठीक है, फॉरेन प्रमोशन बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की। ऐसे सेक्टर्स जहां पे 100% इन्वेस्टमेंट तक गवर्नमेंट ने यहां पे अलाउ किया। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 में रीडिफाइन किया। किस तरीके से रीडिफाइन किया तो मैं आपको बताती हूं। देखिए बेटा, बहुत सेक्टर्स थे जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, सिर्फ गवर्नमेंट उसमें बिजनेस करता था। अब जैसे मैंने कहा, भले गवर्नमेंट बिजनेस करता था, बट इस तरीके से कि मेजॉरिटी बिजनेस लॉस मेकिंग थे। सिक यूनिट्स, बजट में पैसा आता था, ये बिजनेस चलते थे, बस चलते जा रहे थे, लॉस में चलते जा रहे थे। अब 1991 में जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन लाया, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो बेटा, लॉस में बिजनेस चला के कोई मतलब नहीं है, बस गवर्नमेंट का पैसा उसमें जा रहा है, लॉस में यहां पे पैसा जा रहा है। उसके लिए एक स्पेशल बोर्ड सेटअप किया गया जिसका नाम है BIFR, दैट इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इस बोर्ड को कहा गया कि जो भी सारे सिक मेकिंग यूनिट्स है जो कंप्लीटली लॉस में चल रहे हैं, आप इनको स्टडी करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करके, कुछ इंप्रूवमेंट्स करके इन बिजनेसेस को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है तो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बिजनेसेस प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, ये ऐसे ही लॉस में चलते रहेंगे, तो भाई उसको बंद करने का यहां पे बंदोबस्त करिए। डिसइन्वेस्टमेंट, कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। इवेंचुअली गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के द्वारा कह दिया था, अनाउंस कर दिया था कि आप अगर बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हो, आप
बिजनेस करो। गवर्नमेंट अभी से बजटरी सपोर्ट इवन गवर्नमेंट बिजनेसेस को नहीं देगा। आप कमाओ, बिजनेस चलाओ, लॉस में है बिजनेस को बंद करो, बजट से पैसा आते जाएगा, बिजनेस चलते जाएगा, इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और वही है आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द पॉलिसी, जो कि है यहां पे प्राइवेटाइजेशन। तो देखो बेटा, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने इवेंचुअली जो उनका रोल है इन बिजनेस उसको रिड्यूस किया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को यहां पे इंक्रीज किया। बहुत सारे सेक्टर से खुद की मोनोपोली हटाई, जो सिक यूनिट से उनको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की, कन्वर्ट अगर नहीं हुए तो उनको बंद करने की यहां पे कोशिश करी। इवेंचुअली जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी है, जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस है, वो यहाँ पे इंक्रीज हुए और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आया। लास्ट पार्ट ऑफ द पॉलिसी जो कि है यहां पे आपका ग्लोबलाइजेशन। देखो बेटा, 1991 के पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम यहाँ पे दूसरे कंट्रीज के साथ बिजनेसेस नहीं करते थे, उनके बिजनेस को इंडिया में आने नहीं देते थे, हम अपना बिजनेस उनके कंट्री में लेके नहीं जाते थे, मिनिमल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स होता था, जिसके कारण इंडिया ग्रो नहीं हो पा रहे थे एज अ कंट्री। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इंडिया को एक क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी यहां पे बना दिया गया। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से यहां पे इंडिया में जो है बहुत सारी कंट्रीज के साथ उसको इंडिया में 1991 में जोड़ा गया, राइट। तो यहां पे जो इंपोर्ट्स है उसके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस देना शुरू कर दिए। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस जो थे यहाँ पे बेसिकली जो टैक्सेस लगा के, बहुत हेवी टैक्सेस इंपोर्ट्स पे लगा के इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, उसको यहाँ पे हटाया गया। बहुत सारे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस मतलब क्या? इंपोर्ट कर सकते हो तो बस इतना ही कर सकते हो, ये कर सकते हो तो बस इतना। अब मेरे बिजनेस में मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए जो इंडिया में नहीं मिलती, मुझे उसको इंपोर्ट करना है तो बस एक ही कर सकते हो। अरे मुझे मेरे फैक्ट्री में 10 मशीन चाहिए, नहीं आप तो एक ही कर सकते हो, कैसे चलेगी फैक्ट्री? तो एक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी थे, उसको हटाया। 1991 में गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसीज जो है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज है, उसको इस तरीके से बदला कि मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया में यहां पे हो सके। चाहे वो लाइसेंस देना हो, चाहे वो टैक्सेस को रिड्यूस करना हो, चाहे वो जो बहुत सारे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे उसको रिड्यूस करना हो। तो यहां पे इंडिया एज अ कंट्री जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ यहां पे जुड़ गई, ओपन इकोनॉमी बन गई और इंडिया में भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ट्रेड विद अदर कंट्रीज, वो यहां पे इंक्रीज हो गया। अब पॉलिसी में चेंजेस तो बहुत लाए, लिबरलाइजेशन भी किया, फ्रीडम भी दिया, लाइसेंसिंग भी हटाया, प्राइवेटाइजेशन भी किया, पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया, बहुत सारे सेक्टर्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर दिया, सिक यूनिट्स को बंद किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, ग्लोबलाइजेशन भी किया, ओपन इकोनॉमी बनाया, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। बट इसका असर क्या हुआ बिजनेसेस पे? तभी इंडिया में जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे, ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा फॉरेन कंपटीशन इंडिया में आ गया। फॉरेन बिजनेसेस, फॉरेन ब्रांड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास, बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा है। इंडिया में जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे उनके लिए ये फेज बहुत डिफिकल्ट था। ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में सर्वाइव करना डिफिकल्ट था। सबसे पहले चेंज यहां पे आया था कि आपका जो कंपटीशन है वो यहां पे बढ़ गया। बैंकिंग सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से, सब जगह जहां पे पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, अकेले राज करते थे, वहां पे प्राइवेट सेक्टर आने के कारण हैवी कंपटीशन मिला। बहुत सेक्टर्स ऐसे भी थे जिसमें फॉरेन कंपनीज आई, उनको उससे कंपटीशन मिला। और देखो आज अगर आप देखो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ठीक है, या फिर अगर आप देखो यहाँ पे आपके जो एयरलाइन सेक्टर है, या जो आपका आप कह सकते हो टूरिज्म सेक्टर, हर जगह तो प्राइवेट कंपनीज ही रूल कर रही है ना। कहां पे है गवर्नमेंट कंपनी रूल कर रही है? कहां पे पब्लिक सेक्टर रूल कर रही है? मेजॉरिटी जगहों पे तो प्राइवेट कंपनी से रूल कर रही है। और वही तभी भी हुआ।
गवर्नमेंट कंपनीज जिनकी मोनोपोली हुआ करती थी, अब उनको फेस करना पड़ा कंपटीशन। दूसरी चीज जो हुई, कस्टमर्स जो है ज्यादा डिमांडिंग होने लगे। अब पहले कैसे था, ऑप्शन नहीं था, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए जाओगे, एयरलाइंस के लिए जाओगे, बैंकिंग सर्विसेज के लिए जाओगे, गवर्नमेंट मोनोपोली थी। अब मेरे पास ऑप्शंस आ गए, अब मार्केट में कंपटीशन आ गया, तो उसके कारण जो गवर्नमेंट है, सॉरी जो कस्टमर्स है, वो ज्यादा डिमांडिंग होने लगे। जो पहले प्रोडक्ट्स में ऑप्शन नहीं मिलते थे, जो पहले शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन था कि भाई जो मिला वो आपको खरीदना है, अब यहां पे सरप्लस होने लगा। अब इतनी सारी कंपनीज आ गई, इतने सारे लोग बिजनेस करने लगे, तो यहां पे जो मार्केट में शॉर्टेज हुआ करती थी ना बेटा, वो यहां पे सरप्लस पे चला गया। अब कस्टमर्स के पास होती थी चॉइस, ये लूं या ये लूं या ये लूं। तो बिजनेसेस के लिए यहां पे बहुत डिफिकल्ट हो गया था सरवाइव करना, अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट में बेस्ट बनाना, मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना कि लोग उनके प्रोडक्ट्स को यहां पे खरीदे। 1991 के पहले जो प्रोड्यूसर्स ओरिएंटेड मार्केट थी, पहले हम जो है यहाँ पे प्रोडक्शन कंसेप्ट बेटा फॉलो करते थे, बनाते थे, सस्ते से सस्ता बिक जाता था। बट धीरे 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 ये जो प्रोड्यूसर्स मार्केट थी वो कस्टमर ओरिएंटेड बन गई। आज के तारीख में हम कहते हैं कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। उनको जो चाहिए, जो उनकी नीड्स है, जो उनकी फॉन्ट्स है, उस मुताबिक आपको बनाना पड़ता है। बट पहले कैसे था, 1991 के पहले हम जो बनाते थे वो बिक जाता था, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास चॉइसेस नहीं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ये देखो बेटा, यहां पे जैसे ही वर्ल्ड क्लास कंपटीशन आया, प्राइवेट सेक्टर आया, फॉरेन बिजनेसेस इंडिया में एंटर किए, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो यहां पे इंक्रीज हुआ। न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होना, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का इंडिया में यूज होना, ये यहां पे इंक्रीज हो गया। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स यहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे। तो जो हमारे छोटे लोकल बिजनेसेस थे, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, ये कंपटीशन के साथ चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज नेसेसिटी फॉर चेंज। देखो बेटा, 1991 के बाद जो बिजनेसेस यहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, वो यहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर आप यहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सर्वाइव करना चाहते हो, तो बिजनेस के लिए यहाँ पे मजबूरी हो गई थी कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट और उनके चेंजेस के मुताबिक टाइम टू टाइम चेंज करो। फॉरेन कंपटीशन आया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता था, जैसे टेक्नोलॉजी बदली, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी भी बदली। अब हमें अगर उनसे कंपीट करना है, हमें भी बदलना है। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गई, उनके नीड्स, वांट्स, प्रेफरेंसेस बदले, हमें अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को बदलना है। तो 1991 के बाद इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट और ज्यादा डायनामिक हो गया और बिजनेसेस के लिए एक चैलेंज हो गया कि अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, तो चेंजेस के मुताबिक हमें भी अपने बिजनेस को एडजस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज यहां पे क्या थी, तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। देखो बेटा, ह्यूज बिजनेसेस यहां पे सेटअप हुए, फॉरेन कंपटीशन आया, इन बिजनेसेस को चलाने के लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए हमें जरूरत थी स्किल्ड एक्सपर्टाइज लोगों की, जो अच्छा मैनेजमेंट कर सके। तो हमें इंजीनियर्स चाहिए थे, हमें मैनेजरियल टैलेंट के लिए जो मैनेजमेंट कोर्सेज किए हुए लोग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ऐसे लोगों की जरूरत थी। और इसीलिए इंडिया में तभी हायर कंपटीशन स्किल्स की यहां पे रिक्वायरमेंट पड़ी। इंडियन कंपनीज जो है अपने ह्यूमन स्किल्स को यहाँ पे डेवलप करने लगे, लोग जो है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने लगे, डिग्रीज करने लगे, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ी। पहले तो 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था ना। अब एग्रीकल्चर के लिए आपको ऐसे हाई एंड स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स तो नहीं चाहिए थी, तो लोग जो है यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स कोर्सेस इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते थे। बट जैसे ये स्किल लेबर की डिमांड बढ़ी,
कि लोग इवेंचुअली इसके ऊपर फोकस करके यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज मार्केट ओरिएंटेशन। जैसे मैंने बताया कि अर्लियर जो है आपका मार्केट यहाँ पे सेलिंग कंसेप्ट फॉलो करता था एंड अब जो है वो यहाँ पे मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो करता है। इस सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है कि आपको जो बनाने का है बना लो, उसके बाद एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करके लोगों को कन्विंस करके उसको बेचो, उसको कहते हैं सेलिंग कंसेप्ट। कि बहुत एडवर्टीजमेंट करो, बहुत यहाँ पे आप पोस्टर्स लगाओ, बैनर्स लगाओ और अपने प्रोडक्ट को बेचो। बट मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको प्रोडक्ट को बेचना है तो आपको सबसे पहली चीज लोगों की नीड्स वांट्स को समझ के उनके मुताबिक प्रोडक्ट बना के उनको बेचना होगा। तो आप कह सकते हो मार्केट जो है, मार्केट started to become more consumers or customer oriented। ठीक है, यहां पे जो कस्टमर्स है वो क्या बन गए, द किंग ऑफ द मार्केट। तो आज हम कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को समझते हैं और उसके मुताबिक यहां पे प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को हुआ था। पब्लिक सेक्टर को क्लियरली बोल दिया गया था कि अगर यहाँ पे आप लॉस मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट हो जाते हो, यहाँ पे बजट से आपको कोई भी अलोकेट नहीं होगा, आप प्रॉफिट कमाओ, इनकम कमाओ, बिजनेस चलाओ, प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस में जाते हो, बिजनेस को बंद करो, हम अभी बजट से पैसा देना आपको बंद कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज दैट इज एक्सपोर्ट, से भी मैंने आपको बताया मेजॉरिटी इंडियन कंपनीज जो है उन्होंने अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। देखो बेटा, इंडियन मार्केट्स में एनीवेज कंपटीशन बहुत टफ था। तो पहले मोनोपोली थी, जो है हमसे खरीदते थे, अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, बट अब हमें रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपने इनकम को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इवेंचुअली इंडियन कंपनीज ने भी ज्यादा से ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सो दैट वो एक्सपोर्ट से भी जो है यहाँ पे मैक्सिमम इनकम जो है कमा सके और सक्सेसफुल बन सके। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जो एलपीजी पॉलिसी है और उसका जो इम्पैक्ट ऑन द इंडियन बिजनेसेस है वो आपको यहाँ पे जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एमसीक्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो भाई अगर चैप्टर समझ में आया तो उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे सही जवाब दे पाओगे, राइट। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, इंटररिलेटेड एलिमेंट्स, डायनामिक, कॉम्प्लेक्सिटी और कंटिन्यूस। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक इन नेचर है, इंटररिलेटेडनेस है या इंटररिलेटिविटी है, बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूस है, ऐसा कोई भी फीचर नहीं है। इसके लिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर, ये मोर नहीं होना चाहिए, दिस इज मूवर advantage is one of the importance of business environment. The following statement is dash. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी सो दैट आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सके। व्हाट्सएप का एग्जांपल आप याद कर सकते हो। तो यस, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। Dash refers to negative and unfavorable external factor that are likely to create hurdles for a firm. कोई भी फर्म के लिए ऐसे फैक्टर्स जो उनके लिए एक दिक्कत हो सकती है, जिससे उन बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? क्या उनको अपॉर्चुनिटीज कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो फायदेमंद होता है। वार्निंग कहते हैं, वार्निंग करके फैक्टर्स नहीं है। यस, इनको हम थ्रेट्स कहते हैं, खतरा कहते हैं। जैसे कॉम्पिटिटर आ जाना, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ जाना जिससे बिजनेस को नुकसान हो सके, फॉरेन कॉम्पिटिशन आ जाना, ठीक है, कोई अपने प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो बैन हो जाना। तो यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स जिससे बिजनेसेस को नुकसान हो सके, बिजनेस में नेगेटिव इंपैक्ट हो सके, उन फैक्टर्स या उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेट्स कहते हैं, खतरा कहते हैं, राइट। और बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग जो है यही थ्रेट्स को अर्ली डिटेक्ट, बिजनेस को वार्निंग सिग्नल्स देती है कि भाई खतरा आ रहा है, खतरा आ रहा है, खतरा आ रहा है, बचो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर स्टडीइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट अ मैनेजर कैन क्विकली आइडेंटिफाई बिजनेस थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्टिव्स या बोथ ए एंड बी। देखो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करोगे तो थ्रेड्स भी पता चलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी पता चलेगी, और इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ इंटरनल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस या डायनामिक। जब देखो बिजनेस एनवायरमेंट में सारे फोर्सेस आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, वो डायनामिक भी होता है, इंटर रिलेटिविटी भी होती है। तो कौन सा यहाँ पे गलत ऑप्शन है? तो दैट इज टोटलिटी ऑफ इंटरनल फोर्सेस। भाई इंटरनल फोर्सेस नहीं, सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे बिजनेस एनवायरमेंट में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजिंग वन फैक्टर ड्यू टू चेंज इन अनदर फैक्टर हाईलाइट्स अ डैश फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो एक फैक्टर में बदलाव आने से दूसरे में बदलाव आता है, एक में बदलाव आया तो दूसरे में भी बदलाव आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको इंटर रिलेटेडनेस या इंटर रिलेटिविटी फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट। ऐसे फोर्सेस जो बिजनेस एनवायरमेंट के बाहर है, स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, बोथ ए एंड बी, या फिर इंटरनल फोर्सेस। तो भाई चाहे वो स्पेसिफिक फोर्सेस हो चाहे वो जनरल फोर्सेस हो, ये दोनों आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल है तभी तो बिजनेस एनवायरमेंट का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच इज नॉट सिग्निफिकेंट एलिमेंट और सोशल एनवायरमेंट। तो इनमें से कौन सा फैक्टर सोशल एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ट्रेंड्स इन सोसाइटीज, वैल्यूज इन सोसाइटीज, ट्रेडिशंस या पीस इन सोसाइटी। तो भाई सोसाइटी में जो ट्रेंड्स है, जो वैल्यूज है, जो ट्रेडिशंस है, ये सारे तो सोशल एनवायरमेंट का हिस्सा है। बट शांतता बनाए रखना, भाई ये कोई भी सोशल एलिमेंट का हिस्सा नहीं है, ये सोशल एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पीस जो है कस्टमर्स के चॉइस, प्रेफरेंस, टेस्ट, इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, बट जो ट्रेंड्स है, अभी मान के चलो कि यहाँ पे ब्लैक कलर ट्रेंड में चल रहा है तो वो ज्यादा लोग ये तो ज्यादा बिकेगा। ठीक है, वैसे जो वैल्यूज है, ठीक है, जैसे ट्रेडिशंस है, ये वैल्यू वो वैल्यू, जैसे हम कहते हैं ना कि दिवाली पे छोटों को हमेशा तोहफा देते हैं या कोई घर पे आएगा तो हमेशा मिठाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कस्टम्स है, रिलीजन्स है, वैल्यूज है, तो उसकी वजह से ये ऑब्वियसली बिजनेस इसको अफेक्ट करता है। जो ट्रेडिशंस है, ये तीज त्योहार, ये बिजनेस इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। डैश एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द टोटल ऑफ वेरियस लेजिस्लेशंस passed by the government and decision rendered by various commissions and agencies at every level of government. ध्यान से पढ़ना, dash environment consists of total of various legislations which are passed by the government. देखो बेटा, अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो है हो जाएंगे कंफ्यूज और बोलेंगे कि मैम यहाँ पे लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट है, आंसर कौन सा सही है? तो आप देखिए यहाँ पे एक सिंपल चीज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे खेलोगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक, मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की तो जाहिर सी बात है सोशल एंड इकोनॉमिकल एनवायरमेंट तो नहीं होगा। हम मेन कंफ्यूजन जो होगा दैट इज बिटवीन द लीगल एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट, राइट? तो जब भी मैं वर्ड यूज करती हूँ लेजिस्लेशन विच इज पास बाय द गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इफ इट इज लेजिस्लेशन, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, इट इज अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बट वही अगर कोई पॉलिसी होता, स्कीम होता, तो ये किसका हिस्सा होता? पॉलिटिकल एनवायरमेंट का हिस्सा होता। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कहता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट एलईडी टेलीविजन, ओल्ड सीआरटी टेलीविजन जो है यहाँ पे डिसरिगार्ड हो गया है। विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट यहाँ पे है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो टेक्निकल या तो आप कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो टेलीविजन का मॉडल चेंज हो गया, कैमरा अपग्रेड हो गया, लैपटॉप तो यहाँ पे डेस्कटॉप का यूसेज कम हो गया, स्मार्टफोन्स आ गया तो लैंडलाइंस यहाँ पे पुराना हो गया तो उसका यूसेज कम हो गया। ये सारी एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जिसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज द एलपीजी पॉलिसी कौन से ईयर में आया था? तो इसका जो जवाब है आप जो है मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिफोर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 द बिजनेस यूज्ड टू फॉलो द डैश कंसेप्ट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के पहले बिजनेस जो है यहाँ पे सेलिंग कंसेप्ट फॉलो करता था। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी
of 1991, businesses started following डैश कंसेप्ट। तो चलो 1991 के पहले तो मैंने बता दिया कि बिजनेसेस सेलिंग कंसेप्ट फॉलो करते थे, बट 1991 के बाद बिजनेसेस कौन से पॉलिसी यहां पे फॉलो करने लगे? दे स्टार्टेड फॉलोइंग विच पॉलिसी? ये आपको मुझे यहां पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डैश फोकसेस ऑन क्रिएटिंग बॉर्डरलेस इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे कंट्रीज के साथ जुड़ जाए, जो बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो। तो यहाँ पे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हमने एक ओपन इकोनॉमी को क्रिएट किया था, जहां पे हम दूसरे कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज के साथ भी फ्रीली ट्रेड कर सके, बेसिकली अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो यहाँ पे भाई आप अपने गुड्स के प्राइसेस खुद तय कर सकते हो, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको पूरा फ्रीडम है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिबरलाइजेशन। वैसे भी मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इंडिपेंडेंस देना, फ्रीडम देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी डिक्रीज आफ्टर डैश। तो पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल कब डिक्रीज कर दिया? जब उन्होंने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स में अपनी मोनोपोली हटा दी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया, सिक यूनिट्स को क्लोज करने की शुरुआत करी, BIFR बोर्ड यहाँ पे सेटअप किया सो दैट ये सिक यूनिट्स का या तो रिवाइवल कर सको या तो क्लोजर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लॉस मेकिंग एंड सिक यूनिट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर वे रेफर्ड टू। जैसे मैंने आपको बताया BIFR बोर्ड यहाँ पे सेटअप किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। BIFR बोर्ड को यहाँ पे सिक यूनिट्स को रेफर किया जाता था कि देखो भाई ये बिजनेस जो है कंप्लीटली लॉस में जा रहा है, अब आप देखो कि इसको क्या आप लॉस से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कोई चेंजेस लाके ये बिजनेस जो है प्रॉफिट में चल सकता है? अगर हाँ तो चेंजेस लाओ, अगर ना तो इसको शट डाउन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि abolition of licensing requirement for various businesses except a few is a part of dash, right? तो this is a part of liberalization। यहाँ पे बहुत सारे businesses से जो licensing है उसके requirement को reduce करना या हटाना, ये liberalization का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग वर reduced to dash, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के यहाँ पे अंडर आते हैं वो कितने हैं? तो आप कह सकते हो देयर आर 6, ठीक है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन करीबन तीन में आता है, बट टोटल आज के तारीख में 6 ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनके ऊपर आज भी यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग है, मतलब उनके लिए यहाँ पे लाइसेंसेस लेना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज का हमारा सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट वो यहाँ पे खत्म होता है। दोबारा हम नए चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे, पर तब तक उम्मीद रखती हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है एकदम जोरों शोरों से स्मूथली यहाँ पे चल रही है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था यहाँ पे, उसका आंसर जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल देना है, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि एक आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया, और दूसरा अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो क्या आप उसका आंसर कर पाओगे या फिर नहीं, ठीक है। जो भी राइट आंसर है हम उसको लाइक करने की कोशिश जरूर करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि हो सकता है आपके हर कमेंट का हम जवाब ना दे पाए, बट इसको हम पढ़ते जरूर है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा। दोबारा बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।